हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी। पिछले वीडियो में आपने ये पढ़ा था द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, और मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी के बारे में एक ओवरव्यू भी दिया था, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट था। तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी में ही रखेंगे। तो चलिए, ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बार पढ़ेंगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। सो आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज का ये सेकेंड पार्ट है। सो पहली बात, उसका मीनिंग क्या है या फिर वो कब अराइज होता है। यहाँ पे लिखा गया है रेपग्नेंसी अराइजेस व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट्स बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सो हमने कल ही पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे डिवाइड किया गया है यूनियन और स्टेट के बीच में विथ रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में 3 लिस्ट हुआ करते थे। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। सो यूनियन लिस्ट में कौन है, पार्लियामेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है उसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। सो रेपग्नेंसी तभी अराइज होता है जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट में अपना लॉ बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट के कोई सब्जेक्ट में। सो हमें ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी अप्लाई होता ही नहीं है, सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। क्योंकि यूनियन लिस्ट में सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लिस्ट में भी स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, तो इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकता है, तो इसी में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर अराइज होता है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी को लाया गया है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी आपके कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आपका आर्टिकल 254 में दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी। सो चलिए सेकेंड हम पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी विच इज लेड इन एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979। सो कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको फुलफिल करने से ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इटसेल्फ में नहीं दिया गया है, लेकिन एक केस में दिया गया है, जो उसको बोलते हैं एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। यार आप याद भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, मगर फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस पहला वाला है कि देयर इज डायरेक्ट इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ। मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो एक सब्जेक्ट है, मानिए एक्स वाई जेड को हम एक सब्जेक्ट मानते हैं, और इसमें सोचिए पार्लियामेंट ने भी अपना लॉ बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बनाया है। सो अब उन दोनों ने जो लॉ बनाया है, वो दोनों जो लॉस को जिस प्रोविजंस में लाया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है उन दोनों के बीच में, तब भी डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम पार्लियामेंट के लॉ को वैलिड कर दे और स्टेट लेजिस्लेचर को भी वैलिड कर दे, तो दोनों मिला के एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा, या फिर बहुत ही इनकन्सिस्टेंसी इनकॉम्पैटिबल वाला जगह तैयार हो सकता है। सो नेक्स्ट है द स्टेट लॉ इज इनकॉम्पैटिबल विद द सेंट्रल लॉ। मतलब सोचिए स्टेट लॉ ने जो बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया और पार्लियामेंट ने जो बनाया है, सो स्टेट लॉ ने जो प्रोविजंस डाले हैं उसमें वो बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पेटिबल है पार्लियामेंट के लॉज के साथ, तब भी डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी कर अप्लाई होता है। और थर्ड है सेंट्रल लॉ इंटेंड्स टू ऑक्यूपाई द फील्ड एक्सक्लूसिवली लीविंग नो रूम फॉर स्टेट लॉ। मतलब सेंट्रल लॉ, मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उन्होंने ऐसा ही उस फील्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है कि हाँ स्टेट लॉ के पास कोई रूम ही नहीं बचा, मतलब जगह ही नहीं बचा कि वो कुछ प्रोविजंस डाल सके, वो उसमें कुछ इन्वॉल्व हो सके। ओके, सो अभी थर्ड पॉइंट है आर्टिकल 254। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आर्टिकल 254 में रेपग्नेंसी के बारे में बताया गया है। सो क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। क्लॉज 1 में ये बताया है कि इफ देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ विल प्रीवेल।
द स्टेट लॉ इज़ वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ रेपग्नेंसी। इसका मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोचिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दिया। सो अभी सोचिए वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है दोनों का, ये इस पार्लियामेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तब क्या करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी को अप्लाई करके ये बताया जाएगा कि जो सेंट्रल लॉ मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसको हम वैलिड कर देंगे और जो स्टेट लॉ ने बनाया है उसको हम इनवैलिड या फिर वाइड कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो एक सेंट्रल लेवल में काम करता है, उसका पावर्स ऑब्वियसली ज़्यादा है स्टेट लेजिस्लेचर से। स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ एक स्टेट में काम करता है, इसलिए पार्लियामेंट का जो लॉ है उसको हम लोग वैलिड कर देते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके वो प्रोविजंस को हम इन वॉइड या फिर इनवैलिड कर देते हैं जो कि रेपग्नेंट है, मतलब जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग है पार्लियामेंट के साथ। ओके, सो क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 ये कहता है कि इफ़ अ स्टेट लॉ गेट्स प्रेसिडेंशियल एसेंट इट प्रिवेल्स ओवर द सेंट्रल लॉ इन दैट स्टेट बट पार्लियामेंट कैन ओवरराइड इट लेटर। इसका मतलब है कि हमने क्लॉज 1 में भी जनरल रूल पढ़ा कि इन दोनों के बीच में पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगा। सो अभी यहाँ पे सोचिए कि एक्सेप्शन ही दिया गया है कि स्टेट लॉ भी पूरी वैलिड किया जा सकता है। कौन से ग्राउंड पे? अगर उसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट या फिर अप्रूवल मिल गया। प्रेसिडेंट अप्रूवल, उसको अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया स्टेट लॉ को तो वो भी वैलिड कर दिया जाएगा, मतलब वो सेंट्रल लॉ के ऊपर भी प्रिवेल कर दिया जा सकता है। बट द पार्लियामेंट कैन ओवरराइड इट लेटर। तो पार्लियामेंट जो है वो सोचिए वो प्रिवेल कर गया तो पार्लियामेंट उसको ओवरराइड कर सकता है वो बाद के स्टेज में, मतलब लेटर जाके लेटर। सो चलिए अभी हम केस लॉस देखते हैं। सो यहाँ पे एक्सेप्शंस तो थोड़ा आ गया है, सो एक्सेप्शंस को आप काट दीजिए। तो अभी हम पढ़ेंगे केस लॉस। सो इम्पॉर्टेंट केस लॉस है दीपचंद वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ यूपी 1959। इसमें बताया गया था कि इफ़ पार्लियामेंट रिपील्स द लॉ कवरिंग द सेम सब्जेक्ट द स्टेट लॉ ऑल्सो सीजेस टू एग्जिस्ट। फिर बताया है जवेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये बताया गया है कि द स्टेट लॉ इज इनकंसिस्टेंट बट डज नॉट हैव प्रेसिडेंशियल एसेंट इट इज़ वाइड। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको पढ़ के समझ आ जाएगा कि क्या बोला गया है इन सब केसेस में। फिर होस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें नो रेपग्नेंसी इफ बोथ लॉस कैन ऑपरेट इन देयर रेस्पेक्टिव स्पेयर्स। ये सेम आपका एक भारत एक केस है, भारत हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। मुझे जितना याद आ रहा है आप ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा बट यही होना चाहिए, भारत हाइड्रो पावर वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। इसमें भी सेम चीज़ बताया गया है कि सोचिए अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया और उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, वो लोग नॉर्मली विदाउट एनी रेपग्नेंसी चल रहा है अपने अपने जगहों पे, तो क्या होगा, तो रेपग्नेंसी नहीं अप्लाई होगा, तो वो अपने अपने फील्ड में चलेंगे। ओके, सो ये दो केस आप एक साथ पढ़ सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सेक्शन है इसका मतलब है क्या क्या चीज़ आपको आपके दिमाग में रखना होगा रेपग्नेंसी लिखते वक्त, रेपग्नेंसी के बारे में लिखते वक्त, रेपग्नेंसी याद रखते वक्त आपको क्या क्या दिमाग में रखना होगा। सो पहला पॉइंट है रेपग्नेंसी ऑकर्स ओनली इन द कॉन्करेंट लिस्ट नॉट इन द यूनियन और स्टेट लिस्ट। मैंने आपको ये पहले ही एकदम वीडियो के फर्स्ट में ही आपको मैंने बता दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट में ही अप्लाई होता है, यूनियन या फिर स्टेट लिस्ट में अप्लाई नहीं होता है। देखिए मैंने आपको इधर ही बताया है कि ये यूनियन लिस्ट में अप्लाई नहीं होता है, स्टेट लिस्ट में भी अप्लाई नहीं है, सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट में। क्यों होता है ये? क्योंकि यूनियन लिस्ट में तो बताया ही गया है कि एक्सक्लूसिवली पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। अगर सोचिए यूनियन लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट में अगर स्टेट लेजिस्लेचर बना देगा तो पहले से ही वॉइड है, क्योंकि उसमें तो एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। सेम गोज विथ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब सॉरी स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दिया गया है, उसमें पार्लियामेंट नहीं बना सकता। सो अभी लेकिन तीसरा बचा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को बताया गया है। सो अभी अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया है ये पावर तो वो दोनों बनाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो ज़रूर अराइज होना है, ये होना ही है। तो सबको पता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तो इसलिए पहले से ही आर्टिकल 254 में आपको रेपग्नेंसी का डॉक्ट्रिन दे दिया गया है। सो दूसरा पॉइंट है प्रेसिडेंशियल एसेंट इज क्रूशियल फॉर मेकिंग अ रेपग्नेंट स्टेट लॉ वैलिड। ये भी मैंने आपको बता दिया गया कि स्टेट लॉ कब प्रिवेल करेगा सेंट्रल लॉ में, जब उसको एक प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाए। प्रेसिडेंशियल एसेंट के बिना स्टेट लॉ कभी भी प्रिवेल नहीं कर सकता सेंट्रल लॉ के अबव।
सो 2 पॉइंट आपका कवर हो चुका है। थर्ड है पार्लियामेंट रिटेन्स द पावर टू ओवरराइड अ स्टेट लॉ इवन आफ्टर प्रेसिडेंशियल एसेंट। ये भी आपका क्लॉज 2 में ही बता दिया गया था। कहाँ पे बताया है? 254 क्लॉज 2 आर्टिकल में। सो पार्लियामेंट रिटेन्स द पावर टू ओवरराइड अ स्टेट लॉ इवन आफ्टर प्रेसिडेंशियल एसेंट। इसका मतलब है, सोचिए स्टेट लॉ प्रीवेल कर गया सेंट्रल लॉ से, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल के उनको, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो उसको भी प्रीवेल कर सकता है, उसको भी ओवरराइड कर सकता है बाद में। मतलब सोचिए प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल के स्टेट लॉ प्रीवेल कर गया, उसके बाद मतलब लेटर स्टेज में कर सकता है। कब? लेटर स्टेज में। थर्ड भी समझ आ गया। अभी है फोर्थ लास्ट है, जो कि है डॉक्ट्रिन। इन दिस डॉक्ट्रिन एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन सेंट्रल पॉलिसीज व्हाइल अलाउइंग स्टेट फ्लेक्सिबिलिटी इन सम केसेस। ये डॉक्ट्रिन क्या करता है कि जो सेंट्रल पॉलिसीज है, जो सेंट्रल लॉज है, उनको बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी दिया गया है, यूनिफॉर्म वे से उसको अप्लाई करने के लिए प्रोविजंस ये सब दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने स्टेट लॉ को रिजिड बना दिया है, स्टेट को रिजिड बना दिया, स्टेट को भी उसने फ्लेक्सिबिलिटी दिया है इन सम केसेस। ओके, ऑब्वियसली सेंट्रल और स्टेट में सेंट्रल लॉज में ज़्यादा ही दिया गया है पावर्स उसको, और स्टेट को थोड़ा कम दिया जाता है। बट मेकर्स ने ये भी ध्यान रखा है कि स्टेट लॉ भी या फिर स्टेट को भी रिजिड ना बन जाए, उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। सो ओवरऑल यही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी है। सो मैं अभी आपको ये सब क्लियर करके एक फुल एक नोट दिखा दूंगी ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सको। ये पूरा अगर नोट आप पढ़ लेंगे तो आपको मतलब याद भूल जाने का कोई चांस ही नहीं, आपको याद रह ही जाएगा ये चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अभी मैं आपको मिटा के ये वाला पेज दिखा रही हूँ। ये रहा, मैंने आपको क्लियर करके दिखा दिया ताकि आप बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सको, लिख सको, ताकि आपको याद रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ के।